हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एचसी वर्मा के चैप्टर 2 को करेंगे और एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का यह एक छोटा सा हिस्सा है। इसको राउंडिंग ऑफ या अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं। बहुत बार इस चैप्टर में सिग्निफिकेंट डिजिट हम लोग पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। वहाँ पर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स लिमिटेड रखना पड़ता है depending upon what are the digits which is significant from the perspective of measurement। मतलब कि अगर आप मेजर कर रहे हैं, आपके मेजरमेंट का कितना प्रिसीजन है, उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ डिजिट को लिमिट करना पड़ता है। इन बातों को अगर आप नहीं भी समझते हैं तो भी चलेगा। बचपन में आपने पढ़ा होगा अप्रोक्सीमेट करने के लिए। अप्रोक्सीमेट करने का दूसरा नाम राउंडिंग ऑफ है। मैं आपको 5 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। इसमें फर्स्ट 2 एग्जाम्पल आप करने जानते हैं और 3 एग्जाम्पल में 2 मैं बताऊंगा और 5वां आपके लिए एक्सरसाइज है। क्लियर है? ठीक। तो 2 ही डिजिट रखना है आपको। एक्चुअली यहां पर मुझे लिखना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, लेकिन चूंकि मैंने आपको सिग्निफिकेंट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं बताया है इसलिए मैं उसको 2 डिजिट्स रख रहा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में जानते हैं तो वह और अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि यह सिग्निफिकेंट डिजिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि 1 और 2 का आंसर क्या होगा। 2.45001, इसमें मुझे 2 ही डिजिट्स रखना है, टोटल 2 डिजिट्स रखना है। मतलब कि 2.4 मैं लिखूं कि 2.8 लिख दूं कि 2. समझ रहे हैं? मतलब 2 ही डिजिट्स चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए 2.4 तक हम लोग आए। अब 4 को राउंड ऑफ करना है कि 4 को 5 कर दूं कि क्या कर दूं। 4 के बाद का जो डिजिट है क्या वह 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, बस इसी पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट डिजिट अनफॉर्चुनेटली 5 ही मिल जा रहा है। तो भी हम लोग देखेंगे कि यह 5 से इसमें बड़ा होने का संकेत है या फिर छोटा होने का संकेत है। थोड़ा सा ही सही, लेकिन थोड़ा सा तो 5 से ज्यादा है। 50000 ना हो करके थोड़ा सा वैल्यू इसमें 5 से ज्यादा, जरा सा वैल्यू ज्यादा है। मतलब कि अगर इस पार्ट को 0 या 10 में चुनना होगा तो आप किधर में चुनेंगे? किधर बाइजनेस है? 5 से ज्यादा है तो 1 बढ़ा देंगे। मतलब इसको मैंने 10 मान लिया तो वह 1 या 4 बढ़ जाएगा। इसका 10 मतलब यहां पर 1। या सिंपली सोचिए कि 2.4 से चूंकि यह ज्यादा है, ज्यादा के डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, तो आंसर 2.45 हो जाएगा। गलत कर दिया मैंने, 2.5 हो जाएगा। 2 ही डिजिट रखना है ना। 4 को राउंड ऑफ करने का क्वेश्चन था। क्या 4 को 4 रहने देंगे या 4 5 हो जाएगा? डिपेंड करता है नेक्स्ट डिजिट पर। नेक्स्ट डिजिट अनफॉर्चुनेटली 5 मिल गया, जो कि एग्जैक्टली मिडिल में आ रहा है। हमको उसका लीनिंग देखना है कि 5 से बड़ा है कि बराबर है या फिर उससे छोटा है। तो थोड़ा सा ही ये ज्यादा है। ज्यादा है तो क्या करेंगे? 2.4 को 1 बढ़ा देंगे। यह आप ऑलरेडी जानते हैं। मैं उसको और भी एश्योर करना चाहता था कि लीनिंग इतना सा भी हो तो भी बढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए कि 2.46 रहता तो अब तो ऑफ कोर्स बिना कुछ सोचे 2.5 लिखते, लेकिन मैं आपको क्रिटिकल सिचुएशन दिखाना चाहता हूं। इसी प्रकार से अगर इसको 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, 2.4, 4 के बाद 4 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। लेकिन तो इसका मतलब जब ये हाफ से कम है, 5 ही नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर सिंपली 2.4 हो जाएगा। लेकिन मैंने जो एग्जाम्पल यह लिया है, यह आपको यह दिखाने के लिए
कि 5 से यह नंबर जरा सा ही छोटा है, जरा सा, सिर्फ लीनिंग चाहिए कि किस साइड लीन कर रहा है। 0 और 10 लिख दीजिए, बीच में एरो है, यह लीन किधर कर रहा है, जरा सा भी बाइजनेस आएगा इसमें किधर है, टुवर्ड 0 बाइजनेस है, मतलब 4 के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें हम देख के आ रहे हैं कि 5 से थोड़ा सा कम है, कम है तो नहीं बढ़ाएंगे, ज्यादा है थोड़ा सा तो बढ़ा दिए। क्लियर है? तो अब यह तीन क्वेश्चन मैंने क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कि अगर यह एग्जैक्टली 0 हो, 0 0 0 0 0 2.450 आ गया, अब इसके बाद कोई लीनिंग का संकेत नहीं है कि किधर बायज है, नो बाइजनेस, एग्जैक्ट है, तब यहां पर रूल आता है हाफ टू इवन। इसको बैंकर्स अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं, या फिर आपके बुक में जो एचसी वर्मा में भी रिकमेंड किया है वह क्या है कि आप हाफ टू इवन करेंगे। एग्जैक्टली इस वर्ड को नहीं लिखा है, लेकिन आप इस चीज को समझिए, आसानी होगा आपको याद रखने में। स्टैंडर्ड रूल में इसको हाफ टू इवन बोलते हैं। अगर हाफ हो जाए, एग्जैक्टली हाफ हो जाए, तो अप्रोक्सीमेशन के बाद ऑलवेज इवन नंबर आना चाहिए। आप समझ जाएंगे, इन दो एग्जाम्पल में आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो 2.4 आ रहा है और उसके बाद एग्जैक्टली हाफ आ रहा है, नो लीनिंग, नो बाइजनेस, मतलब कि अब यह रूल नहीं हम लगा सकेंगे कि एक बढ़ा दूं या फिर उतना ही छोड़ दूं। तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ टू इवन लगाएंगे। हाफ है तो इधर में अप्रोक्सीमेशन के बाद यह डिजिट इवन होना चाहिए। क्या यह ऑलरेडी इवन है? यस, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर यह ऑलरेडी इवन है तो फिर क्या सोचना है, आपको नंबर चेंज नहीं करना है, इवन नंबर लिख देना है। लेकिन मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल में 2.3 है, 2 डिजिट में करना है, 3 के बाद देखा तो 5 है। अब 5 है, देखते हैं कोई लीनिंग मिलता है क्या? नो लीनिंग मिल रहा है, ये तो 0 आ गया, कोई लीनिंग नहीं है, कोई बाइजनेस नहीं है। अब क्या करें, हाफ टू इवन करना पड़ेगा। तो 3 को इवन कैसे बनाया जा सकता है? 3 से तो नीचे जा ही नहीं सकते, क्योंकि यह 3 से बड़ा नंबर है, मतलब कि आगे बढ़े या वहीं पर रुक जाए, इतना सही क्वेश्चन है, पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं है। 3 से बड़ा नंबर है तो 3 से कम तो हो ही नहीं सकता, या तो 3 होगा या तो 4 होगा, लेकिन यह तो एग्जैक्टली मिडिल में है, कोई भी इसमें बाइजनेस नहीं है। हाफ टू इवन रूल लगेगा, 2.3 लिख नहीं सकते, 3 से कम हो नहीं सकता है, तो क्या होगा, 2.4 होगा। जब कभी भी एग्जैक्ट हाफ आ जाए तो यह नंबर बढ़ा करके या इस नंबर को डायरेक्टली लिख के, लेकिन दोनों ही हालत में यहां पर इवन ही होना चाहिए। यहां पर हमने वही नंबर रख लिया क्योंकि यह 4 या 4 से ज्यादा होगा, रखना इवन है, 2.4 रख लिया। 3 या 3 से ज्यादा होगा, होना लेकिन चाहिए इवन नंबर, तो अलाउड कम करना नहीं है, ज्यादा करना है, क्योंकि 3.50 है तो 1 बढ़ा दिया 2.4। यह आपके लिए एक एक्सरसाइज है, जरा सा वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए। क्या लिखा हुआ है, 2 डिजिट में इसको अप्रोक्सीमेट करना है, 2.050, 2.0 तक गए। अब 0 को राउंड ऑफ या अप्रोक्सीमेट करना है। 0 के बाद देखे तो 5 है, 5 के बाद देखे तो कोई नंबर नहीं है, एग्जैक्टली इन द मिडिल है। अब यह पता नहीं चल रहा है कि 0 को 0 ही रहने दूं या फिर 1 बढ़ा दूं, तो नियम लगाना पड़ेगा हाफ टू इवन। तो 2.0, तो 0 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो इसकी इवन लेना पड़ेगा। 0 एक इवन नंबर है क्योंकि 2 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर 2.0 होगा या 2.1 होगा? 2.0 होगा, क्योंकि हाफ टू इवन रूल को आपको फॉलो करना है। इसी रूल को बैंकर्स
अप्रोक्सीमेशन रूल भी बोलते हैं। हाफ टू इवन रूल आपके लिए ज्यादा हिंट कैटेगरी का है, और लेकिन आपके बुक में तो इसका कोई नाम ही नहीं दिया है, तो आप इस नाम को नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट करने के लिए आपको यही 5 एक्सट्रीम एग्जाम्पल काफी है। राउंडिंग ऑफ इतने से ही हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए, कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के नाम पर आप कौन कौन सा कर सकेंगे? तो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी नहीं, एचसी वर्मा बुक में एक्सरसाइज प्रॉब्लम में तो आपके एक्सरसाइज के लिए आप एचसी वर्मा से एग्जाम्पल 2.10 कर लेंगे। 3-4 उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक्सरसाइज से चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 32, ये चैप्टर नेम है ना। एग्जाम्पल में तो लिखा रहता है, चैप्टर में आपको सिंपली क्वेश्चन नंबर 32 देखना है। 2.32 चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 32 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। यहां भी एक आपको ग्रुप करके 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप यहां से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो हमारे से पूछिए। यहीं पर इसी जगह मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन का एक और चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि जो मैंने एनसीईआरटी और एचसी वर्मा को देखा, तो एक कंफ्यूजन जो मैंने पिछले बार भी आपको बोला था उसको मैं दोबारा से हाईलाइट करना चाहता हूं। अगर कोई साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है मैंने बताया था कि अगर 5, 6, 7, 8 को आप इस प्रकार से लिखें, 5.678 इंटू 10⁻³ जो कि फॉर्मेट हो गया a इंटू 10⁻b, तो 10⁻b ऑर्डर नहीं है, बल्कि इस नंबर को जब आप अप्रोक्सीमेट करके 10⁻c लिखते हैं, जबकि अगर a 5 से बड़ा है तो उसको 10 मान लेंगे। जैसे 5.6 है तो इसको आप 10 ही मान लीजिए, 10 मान लेंगे तो ये 10⁻4 हो जाएगा, 10⁻c। यहां पर c ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, b ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं है। b को डिपेंड करता है a पर कि यह एक ज्यादा होगा या फिर उतना, c b के बराबर होगा या c b से एक ज्यादा होगा। जैसे इस एग्जांपल में चूंकि a मोर देन 5 है तो इसको 10 मान लेंगे, और 10 मानने के कारण 10 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻4। तो आपको नंबर को कंप्लीटली 10 के पावर में एक्सप्रेस कर देना है। जब आप कर देंगे तब जो एक्सपोनेंट आता है उसको ऑर्डर बोलते हैं, ना कि a इंटू 10⁻b में 10⁻b ऑर्डर है। अगर मैंने बोलने में कहीं मिक्स किया होगा, 10⁻c को ऑर्डर बोलते हैं और c को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। 10⁻b सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन का 10 का एक्सपोनेंट है। यहीं तक हम एश्योरेंस के साथ बोल सकते हैं, ठीक है। b हो सकता है c के बराबर हो जब a लेस देन 5 होगा या इक्वल टू 5 होगा, तब तक। अगर 5 से ज्यादा है तो फिर b एक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि a को 10 मान लेंगे। 10 इंटू 10⁻b इज इक्वल टू 10⁻b+1, दैट्स वाई c इज इक्वल टू b+1। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहता था। एक और पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, इस a का एक नाम मैंने जाना, ऐसे बुक में नहीं दिया हुआ है, एक इसका मैंने नाम जाना कि इसको या तो बेस नंबर आप बोल सकते हैं या तो इसको सिग्निफिकांड बोल सकते हैं। कांड लास्ट में डी, टी नहीं बोल रहे, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं बोल रहे, सिग्निफिकेंड डी बोल रहे हैं। अगेन चूंकि आपके बुक में इस तरह का कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो आप इस नाम को छोड़ सकते हैं, लेकिन फॉर योर सेटिस्फैक्शन कि क्या इसका भी कोई नाम है, अगर इसका नाम ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है तो ए का कोई नाम है क्या? आसान नाम इसका बेस नंबर है,
जो कि एनसीईआरटी में इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन जो स्टैंडर्ड टर्म है इसके लिए मॉडर्न लैंग्वेज में वह सिग्निफिकांड होता है। तो जरूरत नहीं है, जरूरत है कि आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना जानते हो, आप ऑर्डर पहचानना जानते हो कि दिस इज नॉट ऑर्डर बट इट कैन बी 3 और 4। फॉर दिस एग्जांपल इट इज गुड दैट आंसर इज 10 to the power 4 is order, and order of magnitude is not 10 raised to exponent but only the exponent, that is 3. For this example it is 4, or here in the expression it is c. तो मैंने कुछ कुछ बोला, आपको कहां तक ध्यान देना है? जो मैंने ये प्रोसीजर बताया था एक बार आप शार्पन कर लेंगे खुद को, और एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपके प्रैक्टिस के लिए, और एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है। ना बने हमारे से पूछ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि आपको एरर का जो मैथमेटिकल प्रोसीजर है एरर फाइंड करने का, मैं आपको वो बताऊं। उसके बाद मैं आपको सिग्निफिकेंट डिजिट बताऊंगा। अब देखते हैं कि इस आज के क्लास में कहां तक होता है। 15-16 मिनट्स हो चुका है। कोशिश करेंगे कि एरर कम से कम आपको बता दिया जाए। अगले क्लास में सिग्निफिकेंट डिजिट्स करेंगे, और उसके बाद हमें वेक्टर्स को जानना है, तो फिर एचसी वर्मा का चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग एरर्स के बारे में, एरर एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। पुराने एनसीईआरटी में थोड़ा डिटेल में यह सब चीज दिया हुआ था। नए एनसीईआरटी में इस पोर्शन को कंप्लीटली हटा लिया गया है, लेकिन आपके आईआईटी के एग्जाम में अभी भी इसको पूछा जाता है। हो सकता है कि आपके 9-10 में इसका जिक्र रहा हो, जिसके कारण वह चाहे तो पूछ सकते हैं, या फिर आगे किस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न रहेगा मुझे नहीं पता। लेकिन 2025 तक के क्वेश्चंस को मैंने पर्सनली आईआईटी को भी सॉल्व किया है, मेंस एज वेल एज एडवांस। 49 इयर्स करके अरिहंत का PYQ आता है, तो अभी आप उसको करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। मैं सिर्फ एक एश्योरेंस दे रहा हूं कि क्वेश्चन जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका बेसिक तो हमें समझना ही होगा। एनसीईआरटी ने हालांकि डिलीट कर दिया है, लेकिन आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि आप उसको एक बार देख ना लें। बड़ा ही आसान है। यह क्वेश्चन भी आईआईटी में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। के जून के फर्स्ट शिफ्ट में जेईई मेन में यह आया हुआ क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आईआईटी में आ गया तो क्या करेंगे। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दिया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या दिया हुआ है कि डेटा अगर दिया हुआ है, 4 नंबर्स दिया हुआ है, तो इसका मीन निकालना है। कैसे निकालते हैं मीन? तो सभी को जोड़कर जितने बार नंबर आया हुआ है उससे उसको डिवाइड कर लेंगे। तो कितना बार नंबर है? 4 नंबर्स है, सभी को जोड़कर डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं यहां पर एक चीज आपको बताना चाहता हूं, होगा तो इस पार्ट का मैं शॉर्ट्स भी बता दूंगा। मैं इसका जो एवरेज निकालता हूं, मीन निकालता हूं, ऐसे नहीं निकालता हूं। बचपन से मैं ऐसे नहीं निकालता हूं। आपके बुक में शायद कहीं तो यह दिया हुआ भी है। मुझे जैसा लगता है कि शायद 11th के एनसीईआरटी में इसका थोड़ा बहुत जिक्र है, लेकिन मैं इस मेथड को नेचुरली इस्तेमाल करता हूं। आप क्या कीजिए,
जब कभी भी मान लीजिए कि किसी एक क्वांटिटी का मेजरमेंट लिया जाता है तो मोस्ट ऑफ द वैल्यू एक सेंट्रल मतलब मीन वैल्यू के इर्द गिर्द ही होता है। आप क्या कीजिए, एक रफ एस्टिमेशन कर लीजिए कि इसका मीन क्या होना चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि 1.22, वैसे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, 1.22, 1.23, उधर में 1.1 भी है, तो एक बीच का नंबर हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कि 1.20 को ले लिया। अब मुझे अगर मीन निकालना होगा तो मैं क्या करता हूं कि 1.20 से यह कितना ज्यादा है, तो 0.02 ज्यादा है, यह 0.03 ज्यादा है, यह -0.01 कम है, और -0.02 कम है, और यह -0.01 भी कम है। इस पार्ट को मैं दोबारा से कर देता हूं। अगर मैंने 1.20 को रेफरेंस लिया तो यह कितना ज्यादा है, 0.02, यह कितना ज्यादा है, 0.03, यह कितना कम है, 0.01, और यह कितना कम या ज्यादा है, तो 0। तो मैं सिर्फ इस डेविएशन का एवरेज निकालता हूं। 2 यूनिट, 3 यूनिट, -1 यूनिट, 0 यूनिट। 2 + 3 5 - 1 that is 4 + 0 4 4 divided by 4 1, पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1, तो यह एक पॉजिटिव 1 है। 1 मतलब 0.01। रेफरेंस क्या लिया था, 1.20। आंसर क्या होगा, 1.20 में आप जरा सा मॉडिफाई कर लीजिए, कितना, 0.01। तो आंसर आप यह उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। टेक ए रेफरेंस, चूज ए रेफरेंस। अभी मैंने 1.20 लिया था, लेकिन मान लीजिए किसी का मन कर गया कि सर मैं 1.19 लेना चाहता हूं। एक रैंडम आप चूज कीजिए, 1.19 रैंडम आप चूज करेंगे। अब आप यहां से, हाँ इसको एरर ही बोला जाता है, यहां से आप एरर कैलकुलेट करेंगे तो या मैं इसको डिविएशन बोलता हूं, क्योंकि नहीं तो यहां से फिर कंफ्यूजन ना होने लगे। डिविएशंस आप कैलकुलेट करेंगे, डिविएशंस फ्रॉम दिस चूजन रेफरेंस, यह कितना है, +0.03, दूसरा कितना है, +0.04, तीसरा कितना है, या तो हमारा रेफरेंस ही है, और चौथा कितना है, यह भी पॉजिटिव ही है, 0.01। डिविएशंस का एवरेज निकाल लेंगे, कितना होगा, और इसमें साइन रहेगा, बिना साइन के नहीं, तो कितना हो जाएगा, एवरेज डिविएशन 3 + 4 + 1 8 8 0.08/4 ऑब्जर्वेशन है, तो 0.02, और यह एक पॉजिटिव नंबर है। रेफरेंस को क्या करना पड़ेगा, एवरेज डिविएशन उसमें ऐड कर देंगे, तो यह आपको मीन दे देगा। मीन इज इक्वल टू चूजन रेफरेंस प्लस एवरेज डिविएशन। इतना मैं दिमाग में ऐसे फॉर्मूला सब नहीं लगाता हूं दिमाग में, एक समझ है अपना कि एक रेफरेंस लिया है मैंने, उसमें हमारा अगर एग्जैक्ट मीन होता तो यह वैल्यू 0 आता, लेकिन यहां पर मुझे 0.02 एवरेज डिविएशन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि रेफरेंस ही मैंने इतना सा गलत लिया है, तो इसको कोर्स करेक्ट कर लेंगे। 1.19 प्लस 0.02 1.21 हो गया। तो या तो आप डायरेक्टली कीजिए, या तो आप इस प्रकार से कीजिए। मीन निकालने का फॉर्मूला आपने 10th में भी पढ़ा हुआ था, लेकिन मैं ऐसे करता हूं, और हमेशा से ऐसे करता हूं, बचपन से मैं ऐसे करता हूं। बचपन में मुझे ऐसा दिमाग में आया था कि इस प्रकार से कर सकते हैं, आज तक मैं इस्तेमाल करता हूं। आज जब फिजिक्स में आपको मेजरमेंट लिया जाएगा तो वह भी क्लोजली ही डिफर करता है, यह मेथड और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉलो करेंगे तो अच्छा है,
नहीं करेंगे तो कैलकुलेटर या फिर कीजिएगा, जैसे भी कीजिएगा। सभी लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं, मैं एक नया मेथड आपको सजेस्ट कर रहा हूं और कहीं पर ऐसा आपको सजेशन नहीं दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको आ गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो अभी जो जिस चीज को मैंने नाम डिविएशंस दिया था, इसको मैंने क्यों नहीं एरर नाम दिया, इसीलिए क्योंकि मुझे वहां पर कुछ बताना है आपको। इसके लिए कुछ वहां पर एब्सोल्यूट एरर करके कंसेप्ट है और यह तो मेरा कंसेप्ट है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट किया। अब मैं मिटा दूंगा। तो यहां पर सबसे पहले आप एरर कैलकुलेट कर लेंगे। एरर भी नहीं, एब्सोल्यूट एरर आप कैलकुलेट करेंगे। कितना होगा? एब्सोल्यूट मतलब मॉड वैल्यू, है ना। मॉड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, डेफिनेशन ऑफ एरर क्या होता है कि टेक द नंबर माइनस मीन, नंबर माइनस मीन। और पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आए, आपको ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। 0.01 क्लियर है। इसी प्रकार से यह तो एरर 1 हो गया। इसी प्रकार से अदर एरर्स आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.02, 0. और सब कोई पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव भी आएगा तो आपको पॉजिटिव लेना है। तो 1.21 से देख लीजिए, 0.01, 0.02 माइनस 0.02। कैसे आया माइनस 0.02? 1.19 में मीन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो माइनस 0.02। थर्ड 1.20, लास्ट फोर्थ 1.20 नंबर माइनस मीन, तो कितना आ गया? माइनस 0.01। लेकिन आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। एरर इतना आ रहा है, लेकिन एरर का एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है आपको और उसका आपको मीन निकालना, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो कितना हो जाएगा? मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इस एग्जांपल के लिए 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.01 बाई 4 इज इक्वल टू, आप कैलकुलेट कर लेंगे 0.02। अब देखिए, कोई भी नंबर जिसका मीन मुझे पता है और जिसका मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर पता है, तो उसके प्रिसीजन को शो करने के लिए उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है इस डेटा का जो हम लोग एक्सप्रेस करेंगे मीन प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहां पर यह इस डाटा का एस्टिमेशन कितना हो गया? मीन हो गया 1.21 प्लस माइनस 0.02 मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब कि इस नंबर में हम यह बोल सकते हैं कि अनसर्टेनिटी लाइज विथ द लास्ट डिजिट, नॉट दिस डिजिट। ठीक है, क्योंकि 0.02 है। खैर, इस बात को हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट में। आप लेकिन किसी भी डेटा से उसको मीन प्लस माइनस उसको अनसर्टेनिटी फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए यह एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। एग्जाम में भी पूछा हुआ है आपको, और चूंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हटा लिया गया है, तो आप यहीं से आप रिवीजन कर सकते हैं। इसको आप खुद से भी कीजिएगा। हो गया।
तो एरर एस्टिमेशन में इतना ही है। अब हम लोग जानेंगे कि अगर किसी एक सेट ऑफ डेटा, मतलब जैसे कि यहां पर है, इसका वैल्यू हमें पता है, मीन वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट एरर, किसी दूसरे डेटा का भी पता है, मान लीजिए कि आपको स्पीड निकालना है और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, और आपको डिस्टेंस और टाइम दोनों का मेजर्ड वैल्यू, जो कि पास पास में थोड़ा थोड़ा डिविएट करते हैं, उस दोनों को डाटा फॉर्म में आपको दिया गया है। तो दोनों डिस्टेंस और टाइम फाइनली इस फॉर्म में लिखा जाएगा, मीन डिस्टेंस प्लस माइनस एरर इन मीन डिस्टेंस, एंड टाइम में भी लिखा जाएगा मीन टाइम और मीन ऑब्जर्व टाइम प्लस माइनस एरर इन एब्सोल्यूट एरर इन ऑब्जर्व टाइम, या फिर अनसर्टेनिटी इन मीन इन दिस मीन वैल्यू, कि इस यह जो डाटा है यह कहां से कहां तक में रेंज में जाता है। आप सारा डाटा वैल्यू का रेंज है तो वह यहां से पता चलता है, अनसर्टेनिटी से पता चलता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से एक्सप्रेस किया हुआ है डिस्टेंस को और टाइम को, और उसके डिवीजन को आपको लेना है, तो स्पीड में के मीन वैल्यू में कितना एरर होगा, इसको कैसे एस्टिमेट करेंगे? क्योंकि यहां पर स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, डिस्टेंस और टाइम को हम लोगों ने मेजर किया हुआ है। अब स्पीड के मेजरमेंट को इस फॉर्मूला से डिराइव करना है। अब कैसे पता चलेगा अनसर्टेनिटी का क्या किया जाए, कैसे अनसर्टेनिटी को हैंडल किया जाए? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग 4 अरिथमेटिक ऑपरेशन, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, सम ऑफ एरर्स और डिवीजन ऑफ एरर्स को हम लोग पढ़ेंगे। 2 ही एग्जाम्पल है, तीसरा तो जरा सा जनरलाइजेशन है, और उसके बाद यह पार्ट भी खत्म हो जाएगा। न्यू एनसीईआरटी में इसको भी हटा लिया गया है, लेकिन एग्जाम में अभी तक आईआईटी के एग्जाम में यह क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया है। तो इसके कारण से मैं चाहता हूं कि इस पार्ट को आप थोड़ा सा जानिए। एचसी वर्मा बुक में यह पार्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम में यह न जाने कितने दिनों से पूछा जा रहा है, 25-30 साल से, या उससे पहले भी पूछा जाता होगा। तो चलिए सीखते हैं इसको। तो समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे कि यहां पर आप देखिए 2 बॉडीज दिया गया है। एक बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरे का भी टेम्परेचर मेजर किया हुआ है। मुझे निकालना है T1 माइनस T2। ओल्ड एनसीईआरटी में T2 माइनस T1 निकाला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप T1 माइनस T2 देखिए। तो इसको कैसे निकालेंगे? इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो यह किस कैटेगरी में आता है, किस टाइप में आता है? कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी विच इज हियर टेम्परेचर डिफरेंस डिपेंड ऑन 2 फिजिकल क्वांटिटी, इट्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिपेंड ऑन 2 फिजिकल क्वांटिटीज which are temperature of a body and temperature of the second body, and their difference or sum। यहां पर डिफरेंस है, पहले हम लोग सम के लिए डिराइव करेंगे, फिर हम लोग डिफरेंस के लिए करेंगे, फिर इस क्वेश्चन का देखेंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हमें डिपेंडेंस पता है कि दिस फिजिकल क्वांटिटी, यहां से हमेशा कंपेयर करेंगे, आपको ज्यादा महसूस होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ दिस। लेकिन ए इटसेल्फ इज रिटन एज मीन ऑफ ए प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर इन ए। मीन एब्सोल्यूट
एरर, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, और जिसको कि मैं आसानी के लिए लिख देता हूं, इसका मैग्नीट्यूड ए ले लेते हैं और इसको मैं सिंपली डेल्टा ए लिख देता हूं। सिमिलरली बी के लिए आप लिख सकते हैं कि इसके लिए एक अलग मीन होगा और उसके साथ में इसका एक अलग एब्सोल्यूट मीन एरर होगा। कन्वीनियंस के लिए मीन वैल्यू को कैपिटल बी, पहचानने में भी आसान होगा, और प्लस माइनस इसका अनसर्टेनिटी डेल्टा बी कर दिया। क्लियर है, सब दिख रहा है। अब मुझे जब अनसर्टेनिटी के फॉर्म में ए और बी को लिखेंगे, जब ए और बी में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगा तो उसका असर जेड पर भी पड़ेगा, जेड में भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगा। तो जेड का अनसर्टेनिटी जो कि इसका कंबाइंडली अनसर्टेनिटी होगा, दैट इज इक्वल विथ अनसर्टेनिटी, इसको भी विथ अनसर्टेनिटी में लिख देंगे, ए प्लस डेल्टा ए। इसको प्लस और माइनस दोनों के लिए कर सकते हैं, तो एक साथ में मैं कर लेता हूं, नहीं कंफ्यूजन आएगा, कंफ्यूजन आएगा। ठीक है, तो ए प्लस डेल्टा ए इंटू प्लस है बी प्लस डेल्टा, ये प्लस माइनस होता है, अनसर्टेनिटी प्लस माइनस होता है, डेल्टा बी। इक्वेट कीजिए, ए प्लस बी ऑलरेडी पता है कि जेड होता है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, दिस इज इक्वल टू जेड, जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, एंड दिस इज जेड प्लस प्लस माइनस अनसर्टेनिटी प्लस माइनस डेल्टा जेड। सो जेड और जेड कैंसल हो गया, बचा सिर्फ अनसर्टेनिटी इन जेड, दैट इज डेल्टा जेड। तो अनसर्टेनिटी इन जेड इज इक्वल टू इस प्रकार का अप्रोक्सीमेशन, इस प्रकार का एरर का रिलेशन आ गया। तो हो सकता है कि अनसर्टेनिटी इन डेल्टा जेड इज डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ऐड हो जाए, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ऐसा हो सकता है कि दोनों ही सब्ट्रैक्ट हो जाए, दोनों ही नेगेटिव हो जाए, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो इसीलिए अनसर्टेनिटी को प्लस माइनस में लिखा जाता है, और हम लोग मैक्सिमम एरर एस्टिमेट करते हैं। तो मैक्सिमम एरर कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एरर निकाल लीजिए और उसमें प्लस या माइनस डाल दीजिए। तो यहां पर यह तो मैग्नीट्यूड ही है, डेल्टा ए मैग्नीट्यूड है, यह एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखा गया, यह एक पॉजिटिव नंबर है। तो मैक्सिमम एरर यह जो डेल्टा जेड भी है, चूंकि यह अनसर्टेनिटी को दिखाता है, तो अनसर्टेनिटी मतलब क्या है कि मैक्सिमम एरर बताओ कि कितना है। तो प्लस माइनस जेड या फिर डेल्टा जेड जो कि मैग्नीट्यूड है, दैट इज इक्वल टू सिंपली, इसमें भी दोनों को प्लस प्लस ले लेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर बताना है। तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यह मैक्सिमम एरर को दिखाता है। ऐसा हो सकता है कि इससे कम भी एरर हो, लेकिन जब हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं तो हम लोग मैक्सिमम एरर को एस्टिमेट करते हैं। चूंकि यहां पर हमने प्लस माइनस दोनों हमने मैक्सिमम इफेक्ट को लिया है, इसको देखते हुए अगर रिलेशन जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी भी हो जाता तो ए माइनस बी को अलग से कर ही लेते हैं, क्योंकि लोग थोड़ा कंफ्यूज तो होते हैं, जरूर होते हैं।
हमने कैलकुलेट किया है सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी को, मैक्सिमम एरर को एस्टिमेट किया है। यह आपका मीन एरर नहीं है, यह आपका मैक्सिमम एरर है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन ए क्वांटिटी z which depend on a and b in summation form which has each a and b has its own error। ठीक है, तो अब हम लोग जरा सा माइनस का भी केस देख ही लें। z is equal to a minus b। now uncertainty in a, यहीं से सारा कुछ मैं पिक कर रहा हूं, and b will make z a little uncertain, that is अब यहां पर आप देख लेंगे कि z इज इक्वल टू a माइनस बी है, z इज इक्वल टू a प्लस बी नहीं है, a माइनस बी है। तो यह a माइनस बी जो यहां से लाया, इसको हम z लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, और इस साइड में भी हो गया z प्लस माइनस डेल्टा z। तो यहां से आता है कि this uncertainty z is equal to plus minus delta a plus minus delta b, और जो यह प्लस के लिए केस था, मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करने के लिए माइनस जब भी हुआ तो भी एरर का एक्सप्रेशन सेम ही है। यहां भी मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एरर इज स्टिल द सेम, क्योंकि यह हो सकता है कि ऐड भी होगा, सब्ट्रैक्ट भी होगा, लेकिन मुझे एस्टिमेट करना है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, और वह पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है, नेगेटिव साइड में भी हो सकता है, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी भी हो सकता है, और माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी भी हो सकता है। इसके लिए हम लोग सिर्फ इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो यह हो जाएगा डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जब एक्सप्रेस करेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z में, तो वहां पर z इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा z। डेल्टा z कितना हो गया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यह यहां के लिए भी वही एक्सप्रेशन है, और यहां के लिए भी प्लस रहने पर भी वही होता है, माइनस लेने पर भी। एरर एस्टिमेशन, अनसर्टेनिटी एस्टिमेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दोनों के एरर पार्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर देंगे, चाहे यहां पॉजिटिव रहे चाहे यहां नेगेटिव रहे। ये a और b इंडिपेंडेंटली मेजर्ड क्वांटिटी है, इसके एरर्स को इससे एरर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होना चाहिए। चलिए, तो इस पर हाँ, एक्सरसाइज के लिए यह एक प्रॉब्लम है हमारे पास, कर लेते हैं। तो जैसा कि डायरेक्टली अब हमें पता है कि कुछ नहीं करना है, आप पहले तो डेल्टा टी मीन निकालने के लिए सिंपली यहां से मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, a प्लस बी या फिर a माइनस बी, इसको तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 माइनस T2, 20 माइनस 50, दैट इज माइनस 30। अब इसका अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट कर लीजिए। यह ऑपरेशन क्या है, T1 T2 इंडिपेंडेंटली मेजर्ड किया गया है, और दोनों में अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है। क्वांटिटी T1 माइनस T2 है, तो इसका एरर जो है वह सिंपली मैक्सिमम एरर एस्टिमेशन के लिए सिंपली एरर को के मैग्नीट्यूड को ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 1।
तो ये इसका आंसर हो गया। तो प्लस और माइनस का केस ऐसा ही होता है। अभी के लिए जस्ट एक कहानी के तौर पे, एक हिंट के तौर पे मैं आपको बता दूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में, जैसे कि मैंने सम और डिफरेंस को बताया, आगे मैं प्रोडक्ट एंड डिवीजन को बताऊंगा, दोनों एक ही है। जैसे यहां पर ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों में कोई आंसर में अंतर नहीं है, उसी प्रकार से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक ही कंसेप्ट समझा जाता है जब हम मैक्सिमम एरर एस्टिमेट करते हैं। इस दोनों में डोमिनेंट यही सब सम एंड डिफरेंस वाला है, प्रोडक्ट से ज्यादा डोमिनेंट है। आपको पता चलेगा आईआईटी के एडवांस में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम लोग भी लेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अभी के लिए तो हमें इस क्लास को खत्म करना है, तो नहीं तो प्रोडक्ट को भी मैं बता ही दूंगा जल्दी जल्दी में, अभी है थोड़ा टाइम। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे आपके होमवर्क के लिए। आपको दो रेसिस्टेंस सीरीज में दिया गया है, दोनों रेसिस्टेंस को सेपरेटली मेजर किया गया और उसका वैल्यू लिखा गया है। आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है कि कितना होगा विथ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी शब्द को एक दूसरे टर्म में बोल सकते हैं कि विथ प्रिसीजन इंडिकेटर। चलिए अभी नहीं भी समझेंगे तो चलेगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आईआईटी ने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको। चलिए, तो आंसर कितना होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो वो तो वैल्यू सीधे आपका 300 हो गया। और अब मैक्सिमम पॉसिबल एरर को एस्टिमेट करेंगे, तो चूंकि ये क्वांटिटी आर इक्विवेलेंट, इसका डिपेंडेंस सम टाइप में है R1 प्लस R2, तो इसका जो एरर है वह सिंपली एरर के का जो मैग्नीट्यूड है सिंपली ऐड हो जाएगा और उसको अनसर्टेनिटी फॉर्म में प्लस माइनस में लिख देंगे। तो एरर कितना है, मैग्नीट्यूड 4 और 3 दोनों ऐड हो जाएगा 7, और उसको अनसर्टेनिटी फॉर्म में प्लस माइनस 7 हम लोग लिख देंगे। तो 300 प्लस माइनस 7 हो जाएगा। खुद से कीजिएगा, समझ करके कीजिएगा। आपके ओल्ड एनसीईआरटी में यह क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने उसी को जरा सा मॉडिफाई करके आपको दिया है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट टाइप या फिर कोसेंट टाइप, डिवीजन टाइप और मल्टीप्लिकेशन टाइप, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, अब वो पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पहले प्रोडक्ट टाइप को कर लेंगे, फिर कोसेंट टाइप को कर लेंगे और देखेंगे कि एब्सोल्यूट एरर जो है वह किस प्रकार से इंटरेक्ट करता है। तो फर्स्ट z इज इक्वल टू ए बी ले लेते हैं। z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, दोनों को के एरर के साथ में, एब्सोल्यूट एरर के साथ में लिख देंगे, अनसर्टेनिटी के साथ में ए और बी दोनों को जिस प्रकार से दिया हुआ है वैसे ही लिख दीजिए। तो इस साइड में z प्लस डेल्टा z है, दोनों क्वांटिटी को लिख करके उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ए बी इज ऑलरेडी इक्वल टू z, तो z प्लस ये रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी, तो z z कैंसिल हो गया, बचा क्या, यह जो अनसर्टेनिटी हम लोग
अनसर्टेनिटी ऑफ ए एंड बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अब सिर्फ वो बचा। तो यह कितना हो गया कि ए, यह तो कैंसिल हो गया, और डेल्टा ए और डेल्टा बी, डेल्टा ए एरर इन एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एरर इन ए है, और डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर इन बी है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एरर बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, थोड़ा सा होता है, अगर किसी छोटे क्वांटिटी को फिर से एक छोटे क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 0। 0.01 को 0.02 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.0002, तो ऑलमोस्ट वो 0 हो जाता है इन कंपैरिजन टू अदर टर्म्स। तो अगर इस अप्रोक्सीमेशन को हम लोग ले लेते हैं और इस पार्ट को हमने कैंसिल ही कर दिया है, तो बचा सिर्फ ये दो पार्ट। अब चाहे तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन जेड इज ए टाइम्स अनसर्टेनिटी इन बी प्लस बी टाइम्स अनसर्टेनिटी इन ए। अब यहां मैंने प्लस इसलिए बोला क्योंकि हम लोग एस्टिमेट मैक्सिमम पॉसिबल एरर को करते हैं, मैक्सिमम एरर को एस्टिमेट करते हैं एब्सोल्यूट एरर में। तो दोनों ही मैग्नीट्यूड को, एरर के मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐड कर देते हैं। इसको यहां भी हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा थोड़ा सा पॉलिश्ड, याद रखने में आसान है, वह है अगर आप इस डेल्टा जेड को जेड से डिवाइड कर दें, एंड बिकॉज जेड इज इक्वल टू ए बी, तो एक बड़ा ही क्लीन फॉर्मेट आ जाता है। कि डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी डेल्टा ए बाय ए, या फिर इसको अगर पहले लिख लेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। इस क्वांटिटी को डेल्टा जेड बाई जेड को, मतलब कि एरर इन जेड डिवाइडेड बाय जेड, इसको हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके बुक में जो स्टैंडर्ड टर्म इसके लिए रिकॉग्नाइज किया गया है वह है रिलेटिव एरर। इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। कि जेड में कितना सा डिविएशन है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इनटू 100, वो कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर। अगेन यह जो परसेंटेज एरर है यह भी मैक्सिमम परसेंटेज एरर है। रिलेटिव एरर ही जो निकाला जाता है दैट इज मैक्सिमम रिलेटिव एरर। जो यहाँ सम और डिफरेंस टाइप में भी जो एस्टिमेट किया गया है वह मैक्सिमम एरर को एस्टिमेट किया जाता है। रिलेटिव एरर को जो आपके बुक में सजेस्ट किया जाता है, आप उसको डेल्टा जेड के टर्म में लिख सकते हैं। एक इसको पहले लिख लें, एक क्लीन फॉर्मेट में। अब इसको रीड करेंगे कि while estimating Z in term of absolute error present in A and B when the dependency is of product type और quotient type भी हम लोग करेंगे, division type को भी करेंगे, तो there relative error instead of absolute error, relative error is added for estimation of maximum relative error in क्वांटिटी z। अगर z में एरर एस्टिमेट करना है तो हम लोग कर सकेंगे
क्या कर सकेंगे इजीली, तो रिलेटिव एरर कैलकुलेशन कर सकेंगे, या फिर परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए सिंपली 100 से सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में इतना सा ही डिफरेंस है कि उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है कि नहीं। 25/100 को 1/4 लिखते हैं, और अगर इसी को परसेंटेज एरर में एक्सप्रेस करना हो तो 25/100 इंटू 100 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो उसको एक अलग से कुछ परसेंटेज एरर का नाम नहीं देंगे, वो आप रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो क्या आया हमारा कंक्लूजन इस जगह से कि जब कभी भी प्रोडक्ट टाइप हो तो रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर प्रेजेंट इन ए एंड बी। ठीक है, तो हम लोग इसके पहले के ही एग्जाम्पल को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आपके बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन यह एक दूसरा ही एग्जाम्पल है, यह इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं। आपके एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में आप वो मत पढ़िए, आप ओल्ड एनसीईआरटी वगैरह में मत जाइए। हाँ, एक आसान एग्जाम्पल लिया हुआ है रेसिस्टेंस एस्टिमेशन में। देखिए एग्जाम्पल के लिए वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, आपको रेसिस्टेंस निकालना है जो कि V/I का रिलेशन होता है। लेकिन मैंने आपको डिवीजन टाइप तो अभी बताया नहीं, तो पहले डिवीजन भी कर लेते हैं। वैसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि जिस प्रकार से प्लस, एडिशन, सम एंड डिफरेंस इसके पहले मैंने बताया था, दोनों के लिए एब्सोल्यूट एरर सेम था, उसी प्रकार से प्रोडक्ट एंड कोसेंट टाइप के लिए रिलेटिव एरर का जो एस्टिमेशन है, उसका प्रोसीजर, उसका जो तरीका है सेम ही है कि आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको मैं जरा सा दिखा दूं, लेकिन हो सकता है ऐसा ही होगा कि आपको अभी बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं आता है। तो चलिए थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आपको मैं बता दूंगा जरा सा, कि 1 प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर n अगर है, अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, बहुत बार फिजिक्स में यह अप्रोक्सीमेशन आपको करना ही होता है, तो इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। 1 प्लस डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज स्मॉल, देन 1 प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर n बिकम्स 1 प्लस n डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली। यह रिलेशन एट प्रेजेंट मैं आपको रटने बोल रहा हूं, लेकिन जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखिएगा तो यह एक ही लाइन में डिराइव हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग करेंगे z इज इक्वल टू a/b, so z plus minus delta z becomes a plus minus delta a divided by b plus minus delta b, and this a plus minus delta a, और ये चूंकि डिनोमिनेटर में है तो दिस कैन बी रिटन एज b plus minus delta b to the power -1, 1 by b plus minus delta b को b plus minus delta b to the power 1 हम लोग लिख सकते हैं। ओके, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर 1 प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर n है तो उसको हम लोग 1 प्लस nx लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स को बहुत ही छोटा होना चाहिए। यह जो पावर -1 है, यह एक्चुअली इस पर पावर है, ब्रैकेट के ऊपर पर पावर है। तो मैंने b कॉमन ले लिया, b मीन है और यह उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर है। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यह फॉर्मेट में आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स टू द पावर n, n इज -1। तो डेल्टा b बाई बी, एक तो डेल्टा भी बहुत स्मॉल होता है,
2%, 3% होगा, जो कि एरर के टर्म में बहुत ही छोटा नंबर होगा। और दूसरा अब हम लोग ले रहे हैं कि डेल्टा बी बाई बी, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, टू द पावर -1। तो इसको अप्रोक्सीमेट करने का जो तरीका बताया है आप उसको लगाएंगे। यहां मैंने b कॉमन ले लिया है, b इंटू 1 माइनस डेल्टा b, -1 से मल्टीप्लाई हो गया। यहां भी अगर आप a कॉमन ले लें, देखिए जब आप यहां पर से b कॉमन लीजिएगा तो b टू द पावर -1 कॉमन आता है, जो पावर है वह भी साथ में आता है। मैंने डायरेक्टली b को बाहर ले लिया था, लेकिन इस ब्रैकेट पर तो पावर है -1, मतलब अगर कॉमन अगर b लेंगे ब्रैकेट के बाहर आने पर b टू द पावर -1 भी रखना होगा। तो यह a बाई बी हो गया। a अगर कॉमन लेंगे तो यह 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, और यह तो आपको दिख ही रहा है 1 माइनस डेल्टा, माइनस क्यों आ रहा है, 1 माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यह हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। यह डेरिवेशन आपको जरूरत क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं है, लेकिन विश्वास रखिए अगर आप एक बार डेरिवेशन देखे हुए रहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा रहता है क्वेश्चन को करने में, स्पेशली जब आप एडवांस के क्वेश्चंस को कीजिएगा। इनफैक्ट यह जो डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूं 2022 या 2018 किसी एक आईआईटी एडवांस के पैसेज में एग्जैक्टली यही डेरिवेशन कोसेंट पार्ट के लिए किया गया है, इस पार्ट के लिए नहीं। यह तो आसान है, कर दिया है इस पार्ट का, तो जरा सा देख लीजिए, एक ही लाइन है। a बाई बी को मैं z लिख सकता हूं, यहां पर z प्लस डेल्टा z है, z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू z इंटू 1 इंटू 1 प्लस माइनस या माइनस प्लस जो भी है, माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई a एंड माइनस प्लस डेल्टा a बाई a इंटू डेल्टा b बाई b। यह एक छोटा क्वांटिटी है, यह भी एक छोटा क्वांटिटी है, तो क्या इसको मैं 0 लिख सकता हूं, इस पार्ट को मैं 0 लिख सकता हूं। अब यहां पर क्या बच गया, z, यहां से मैं यहां पर आ रहा हूं अब, तो इस z को अगर मैं इधर लेकर के चले जाऊं तो यह क्या हो गया, वहां कर लेना ज्यादा अच्छा है। z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन है, इसमें फोर्थ क्वांटिटी को मैंने 0 ऑलरेडी आपको समझा करके कर लिया है कि स्मॉल नंबर इनटू स्मॉल नंबर इज वेरी स्मॉल नंबर एंड दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 0। तो अब इस क्वांटिटी को मैं उस पार्ट में लिख रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना है, ये दोनों पहले का लिखा हुआ है, अब हम लोग वहां लिखेंगे, आपको दिखेगा, इधर का भी दिखेगा। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z इंटू 1 प्लस माइनस और माइनस प्लस कुछ भी लिखिए, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ना है, डेल्टा b बाय b एंड प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। इस पार्ट को अगर आप यहां ला लें, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, करेंगे तो भी ठीक ही वही कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय डेल्टा z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई b and this part is plus minus delta a by a। ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो बच क्या गया, प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू माइनस प्लस डेल्टा b बाई b प्लस माइनस डेल्टा a बाई a।
अगेन इसके पहले जो प्रोडक्ट टाइप का जो फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में रिलेटिव एरर, यह जो डेल्टा जेड बाई जेड है दिस इज रिलेटिव एरर इन जेड, डेल्टा बी बाई बी क्या है, रिलेटिव एरर इन बी, डेल्टा ए बाई ए क्या है, रिलेटिव एरर इन ए। तो प्रोडक्ट टाइप में भी यही हुआ था कि रिलेटिव एरर इन जेड विच हैज ए डिपेंडेंस जेड इज इक्वल टू ए बाई बी इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ ए एंड बी and express it as uncertainty, that is plus minus magnitude of this sum of this quantity। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि चाहे प्रोडक्ट टाइप हो या फिर डिवीजन टाइप हो, आंसर हमेशा सेम रहता है प्रोडक्ट और डिवीजन में कि रिलेटिव एरर विल ऑलवेज बी सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ द क्वांटिटी। तो अगर आपने यह समझ लिया है तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए तो एक क्वेश्चन है कि आपको रेसिस्टेंस एस्टिमेट करना है जबकि वोल्टेज और करंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर मैं दो एग्जांपल ले लेता हूं, इसी डेटा पर दो एग्जांपल ले लेंगे। पावर इज इक्वल टू, हो सकता है आप नहीं, ये आपने शायद 10th में भी पढ़ा होगा कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट एंड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट। तो आपको इन दोनों क्वांटिटी को एस्टिमेट करना है। तो कितना होगा, सबसे पहले हम लोग पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पावर इज इक्वल टू वी आई, पहले तो वी आई निकाल लीजिए 1000, इसका जो मीन क्वांटिटी होगा वह 1000 होगा। अब इसमें अनसर्टेनिटी कितना होगा यह आपको पता करना है। चूंकि मुझे पता है कि यह एक प्रोडक्ट टाइप रिलेशन है तो मैं डायरेक्टली इसका रिलेटिव एरर नहीं निकाल सकूंगा, डायरेक्टली इसका मैं एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाल सकूंगा। मुझे पहले रिलेटिव एरर निकालना होगा और उसके बाद मैं एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर पाऊंगा। एट प्रेजेंट में क्या क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, इसको मैं अलग से ही कर दूं तो ज्यादा अच्छा है। P तो आपको पता चल गया कि P तो डायरेक्टली इज इक्वल टू V इंटू आई, 10 इंटू 100, 1000 वाट हो गया। मुझे डेल्टा P पता करना है। डेल्टा P आप डायरेक्टली नहीं पता कर सकेंगे, आपको रिलेटिव एरर इन पावर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन वोल्टेज प्लस रिलेटिव एरर इन करंट होता है, और इसी को आप, ये रिलेटिव एरर का मैग्नीट्यूड है, इसी को आप प्लस माइनस में शो करते हैं। तो रिलेटिव एरर इन वोल्टेज कितना लिखा हुआ है, 5/100, डेल्टा V बाय मीन वैल्यू, तो 5/100। रिलेटिव एरर इन करंट कितना लिखा हुआ है, 0.2, दैट इज डेल्टा I डिवाइडेड बाय I। इसको मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2/100, 0.2/10 को लिख सकते हैं 2/100। तो दिस इज इक्वल टू 7/100। 7/100 क्या है, रिलेटिव एरर इन डेल्टा P। परसेंटेज एरर इन पावर निकालना होगा तो कितना होगा, 7/100 इंटू 100, दैट इज 7%, या फिर
यहां पर रिलेटिव एरर के बदले में परसेंटेज एरर इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज एरर इन करंट भी कर सकते हैं, या फिर एक बार आप रिलेटिव एरर निकाल लीजिए और उसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज एरर निकल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहां से मुझे डेल्टा पी निकालना है। कैसे निकालूंगा? मुझे पता है कि डेल्टा पी इज नथिंग बट नो relative error in P is nothing but absolute error, mean absolute error divided by mean value, that is equal to 7/100। यह मुझे निकालना है। P मुझे पता है 1000, तो डेल्टा P इज इक्वल टू 7/100 इंटू P। डेल्टा पी कैलकुलेट कर लेंगे, 70 वॉट्स का आ रहा है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे? P प्लस माइनस 70 वॉट्स। यह आपका आंसर हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर यह समझ में आ रहा है तो आपको रेसिस्टेंस V/I कैलकुलेट करना है। कुछ भी कैलकुलेशन से पहले ही मैं आपको पूछना चाहता हूं कि रिलेटिव एरर इन R और रिलेटिव एरर इन P क्या वह सेम होगा? अगर वह होगा तो क्या वह 7/100 ही होगा? मतलब कि हमने ऐसा देखा है डेरिवेशन में कि सेम होता है। तो इसका आंसर परसेंटेज एरर इन R will be 7% और रिलेटिव एरर इन R इज 7/100। ये तो ऑलरेडी क्लियर है। हाँ, ओनली डिफरेंस आएगा कि R का वैल्यू, जैसे यहां P का वैल्यू V इंटू I 1000 है, तो R का वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 10 हो गया। 10 में रिलेटिव एरर है 7/100 का, तो एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? तो 7/100 इंटू वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस दैट इज 10, तो 7/10 दैट इज 0.7। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि आपका आना चाहिए 10 प्लस माइनस 0.7 ओम, यह आना चाहिए। ठीक है? तो इसमें आप मतलब इस तरह का काम एग्जाम में बहुत बार करना होता है। सिर्फ रिलेटिव एरर निकाल के नहीं छोड़ना होता है। समटाइम्स वो लोग एग्जाम IIT का पूछ रहा हूं, खास करके एडवांस में रिलेटिव एरर पहले निकलवाते हैं, लेकिन पूछते हैं वो डेल्टा पी, और उसको भी मेजर करने के लिए वर्नियर स्केल लगा दिया होता है। तो फिर वर्नियर स्केल अगर लगा दिया तो जीरो एरर, एक तो रीडिंग कैसे लेते हैं, जीरो एरर, स्पेशली निगेटिव जीरो एरर को हैंडल करना, समझना, वह भी जरूरी है। सब बताऊंगा मैं आपको, सब बताऊंगा। चलिए, समय तो ठीक ठाक हो गया है, तो मैं आपको सिर्फ होमवर्क दे दूं थोड़ा सा, अगर कुछ क्वेश्चंस इसमें है तो। वैसे तो आपको HC वर्मा में यह मिलेगा नहीं, लेकिन यह जानना जरूरी है फ्रॉम पॉइंट ऑफ JEE मेन एंड एडवांस। इसके नेक्स्ट सेक्शन को जब मैं आपको बताऊंगा, जहां पर कि प्रोडक्ट टाइप के साथ साथ उस पर एक्सपोनेंट भी होता है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली JEE मेन, एडवांस और आपके ओल्ड NCERT में मिल जाएगा। इतने सिंपल आइडिया पर आप इसी प्रश्न को अपने से करके सेटिस्फाई होइए। जाने से पहले चलिए एक होमवर्क दे देता हूं। आपको क्या लगता है यह वोल्टेज इस अनसर्टेनिटी में कैसे लिखा गया होगा? करंट इस प्रकार से कैसे लिखा जाता होगा? हम तो सिर्फ मेजर करेंगे तो एक वैल्यू आएगा, ऐसा क्यों आ रहा है? तो सोचिएगा इसको। आंसर है इसका कि सेट ऑफ डेटा को एनालाइज किया तो कैसे मीन आया, मीन प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर मीन, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर मीन, तो उस प्रकार से यह सब होता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आराम से कीजिएगा, मैंने थोड़ा भी रस नहीं किया है, सीख करके कीजिए। हम लोग आराम से करेंगे, समझ करके करेंगे। HC वर्मा को जरूर करेंगे। HC वर्मा के साथ में मैं
चाहता हूं कि आईआईटी पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी क्वेश्चन ओनली सेशंस में रखना चाहता हूं, और एक मैं शॉर्ट्स वर्जन रखना चाहता हूं जिसमें कि मैं डेली आपसे 10 क्वेश्चंस, 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। थियोरेटिकल क्वेश्चन भी उसमें मिक्स होगा, यह मैं शॉर्ट्स में रखूंगा और उसका जो सॉल्यूशन होगा मैं उसको लिंक कर दूंगा लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में, और यह थियरी वीडियो आराम से चलेगा। और थियरी वीडियो के लिए आप एचसी वर्मा को सेंटर में लेकर के चलिए, और समय जैसे जैसे बीतेगा तो आप पीवाईक्यूज भी करेंगे। आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। मैंने कैसे सीखा है पता नहीं और जगह लोग क्या करते हैं, लेकिन किसी भी टीचर ने कैसे सीखा है, वो कैसे बोलते हैं कि एचसी वर्मा अच्छा है कि नहीं है, उसने पढ़ा है, कभी तो पढ़ा है। विश्वास रखिए, मेरे जनरेशन ने, हम लोग मिलेनियल्स जनरेशन के हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं और बहुत ही बेसिक से आराम से हमने किया है। आपका जनरेशन में क्या हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा रश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फियर ऑफ मिसिंग आउट का प्रॉब्लम है। तो आराम से कीजिए, टेक्स्ट बुक से कीजिए, एचसी वर्मा को सेंटर में रखिए और पीवाईक्यूज कर लेंगे आईआईटी का। यह दोनों हो गया। इसी में क्या कम समय लगेगा? मुझे इतना समय लगता है, आपको क्या नहीं लगेगा? लगेगा। चलिए ठीक है, वीडियोस अननेसेसरी लंबा हो रहा है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक तो इसके बचे हुए सेक्शन को, एक्सपोनेंट वाला सेक्शन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस इस पर जो बेस्ड होगा आपको होमवर्क में दे देंगे, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स को फिनिश कर दें। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन अगेन क्वेश्चंस करेंगे। फिर एचसी वर्मा के अकॉर्डिंग वेक्टर चैप्टर को हम लोग करेंगे, और कुछ कुछ मैथमेटिक्स आपको गाइड किया गया है वहां पर बताने के लिए। अच्छा, एक चीज और भूल गया मैं आपको बताने के लिए, यह जो दो तरीका मैंने बताया यह वेरी बेसिक तरीका है। खैर अगले क्लास में जब हम लोग इसके पावर वाले सेक्शन को करेंगे, उसको करने के बाद थोड़ा सा हम लोग लॉगरिदम और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को रखेंगे। वहां से भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कितनी आसानी से इन रिलेटिव एरर के फॉर्मूला को याद रखा जा सकता है। उसके बिना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस करने हैं, कोई उपाय नहीं है कि आप इस प्रकार से कर सकिएगा। आपको लॉगरिदम और डिफरेंशिएशन का यूज करना ही होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।